हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है बच्चों द्विघात समीकरण। जैसा कि आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ लिया था दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें हमने समीकरण बनाना सीख लिया था। तो यहाँ पे आज हम चैप्टर के पहले लेक्चर में ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है, कहाँ से ये आई है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए फिर लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखिए, द्विघात समीकरण का मतलब होता है बच्चों, नाम से पता चल रहा है जिसकी घात दो हो, यानी कि एक ऐसे समीकरण जिसमें कोई चर आएगा। चर समझ रहे हो ना, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी ए से लेकर के जेड के बीच में कोई भी एक अक्षर आ जाएगा जिसकी घात दो होगी और वो एक समीकरण के रूप में लिखी हुई होगी, तो उसे क्या कह देंगे? द्विघात समीकरण। अच्छा, इसका ना एक मानक रूप दिया गया है। मानक का मतलब समझ रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है एक, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बच्चों, उसको माना गया है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, कंडीशन अप्लाई क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये अप्लाइड है कि a का मान कभी भी 0 के बराबर ना होना। ये क्या बवाल है भाई, a का मान 0 के बराबर ना होने, इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से सुनो, क्या है ना, हमें क्या चाहिए? हमें इस x की घात 2 चाहिए। तो अगर हम इस x की घात 2 का गुणांक, यानी कि जो इसकी गुणा में लिखा हुआ है, अगर यही 0 कर देंगे तो x की घात 2 वाला जो पद है वो ही 0 हो जाएगा। तो अगर ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। इसीलिए बच्चों यहाँ पे लिखा जाता है कि a का मान 0 के बराबर ना हो। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का। आपकी ये पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये समीकरण द्विघात हैं अथवा नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है यार, हमें जो दिया हुआ है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी हमें वहाँ पे लेटर दिया हुआ है, उस लेटर की पावर 2 हो रही है या नहीं। आ गया ना समझ में? हमें क्या देखना है, ए से लेकर के जेड के बीच में जितने भी लेटर्स हैं उनकी पावर 2 हो रही है या नहीं। अगर पावर 2 हो रही है तब हम आत्मीश के कह देंगे कि ये एक द्विघात समीकरण यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इसकी पावर 2 नहीं हो रही होगी तो हम मना कर देंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। मैंने क्या कहा, जो भी तुम्हें दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे और जो भी यहाँ पे इंटीजर दे रखा है, क्या इंटीजर दे रखा है? x दे रखा है ना। अगर इसकी घात 2 मुझे फाइनली आंसर में मिलती है तो मैं कहूंगा कि ये द्विघात समीकरण है, और अगर मुझे x की घात 2 नहीं मिलती है तो मैं कहूंगा ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं भाई। ये लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा है 9th क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए इज इक्वल टू, इधर इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 दूनी 6। अच्छा आगे बात करें तो ये हो गया x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। अब देखो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर बराबर के दोनों साइड सेम साइन लिखे हुए हैं, जैसे ये भी प्लस 2x है ये भी प्लस 2x, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा? यहाँ बचा x², ये जो माइनस 6 है इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा +1 + 6 बराबर 0, यानी फाइनली मुझे मिलेगा x² प्लस 7 बराबर 0। अच्छा ये मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया। मुझे एक चीज़ देखनी थी कि इसमें जो x बच रहा है उसकी घात 2 है या नहीं। मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि x की घात 2 है, तो मैं कह दूंगा कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरे पे आओ और अच्छे से समझोगे। x² माइनस 2x बराबर -2 और ब्रैकेट में है 3 - x। ठीक है, इधर गुणा कर देते हैं, इधर तो सॉल्व हम कर नहीं सकते तो इधर ऐसे लिखेंगे x² माइनस 2x बराबर, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो -2 की जब इस वाले 3 में करेंगे 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस, फिर -2 की इस x में करेंगे तो x की जब 2 में करेंगे तो आएगा 2x। ध्यान से सुनना बच्चों इस वाली मल्टीप्लाई को, और जब माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया प्लस के 2x। अब देखो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ -2x यहाँ +2x क्या कट सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कट सकते। बराबर के अगर इधर भी सेम साइन होगा और अगर इधर भी सेम साइन होगा तभी कटेंगे, वरना नहीं कटेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x² माइनस 2x, ये इधर पहुंचेगा तो +6 और ये आया -2x और इधर बचा कुछ नहीं तो बराबर 0। अच्छा देखो -2x दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमें फाइनल आंसर मिला
अच्छा, इसकी कंपैरिजन कर लो, क्या x की घात 2 है? हाँ है। अगर x की घात 2 दिखाई दे रही है तो मैं कह दूंगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। क्लियर है? आई होप 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। आइए एक और देखते हैं, जो बच्चे कुछ डाउट है वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है तो आप पहले x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? x²। फिर इस x की इस 1 में करेंगे, क्या आएगा? +1। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस -2 की इस x में मल्टीप्लाई करते ही माइनस का 2x, ध्यान रखना इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो माइनस का 2x। फिर इस -2 की मल्टीप्लाई इस 1 में, तो माइनस का 2 बराबर, ऐसे इधर कर लेते हैं, x की इस x में x², फिर इस x की इस वाले 3 में तो प्लस का 3x, फिर -1 की x में -x, माइनस की 3 में माइनस का 3। अच्छा देखो, क्या इधर उधर दोनों बराबर के साइन एक ऐसी डिजिट दिखाई दे रही है क्या जिसके जो चिन्ह है वो बराबर है? तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी +x² है, यहाँ पे भी +x² है, तो x² से x² कट गया। अब देखो, सुनो ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं हम? द्विघात समीकरण। क्या चेक कर रहे हैं हम? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की पहचान क्या है? जिसमें x की घात 2 होगी। यहाँ तो x की घात 2 कट चुका है, इसका मतलब है मुझे आगे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे कह दूंगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। चाहो तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये है माइनस का 2x, इसको यही रहने देती है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। संख्या माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस का 1 बचेगा, बराबर। आगे बात करें तो 3x में से x गया, 2x - 3। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। इस 2x को इधर ले आते हैं तो ये माइनस के 2x के साथ -4x हो जाएगा, और ये -3 है, इधर आ जाएगा तो +2 बचेगा, बराबर 0। ये हमें सॉल्यूशन बचा, जो कि कहीं से कहीं तक भी x की घात 2 नहीं दे रहा है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखिए, आगे बात करते हैं। तो इसमें पहले x की मल्टीप्लाई 2x में कर लेते हैं। तो देखो, x की x में होते ही x² और 2 की यहाँ इसका मल्टीपल 1 है, तो यहाँ 2 का 2। फिर इस x की मल्टीप्लाई इसमें तो +x, फिर -3 की इसमें तो माइनस के 6x, -3 की 1 में तो माइनस का 3, बराबर इसकी मल्टीप्लाई x² + 5x। फिर से वही वाला सवाल, क्या दोनों में कोई ऐसी डिजिट है जो बराबर में लिखी हुई है? देखो है, तो यहाँ x² है पर यहाँ 2x², अगर x² होता तो कट जाता, तो इस x² को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 2x²। अच्छा देखो, ये माइनस का 6x है और ये प्लस का x है, तो 6 में से 1 गया तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या मैं? -5x -3, बराबर, ये दोनों इधर आए तो माइनस में आएंगे, -x² -5x, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अच्छा, 2x² में से 1x² गया तो 1x² -5x -5x -10x -3 0। बच्चों देख के बताओ, इसमें क्या वेरिएबल था? x था। x की पावर कितनी है? 2 है, तो अगर x की पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है। क्लियर है? आई होप मैं आपको समझ सकता हूँ कि आपको ना इनको पहचानना आ गया होगा। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। देखो, ये वाला तो सेम है, कर लोगे आप। ठीक है, वो भी सेम ही है, a - b का होल स्क्वायर कर लेना, कर लोगे आप। नीचे के जो 2 क्वेश्चन है ना, इनमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी अगर आपने a + b या a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो, या भूल चुके हैं तो इनमें से मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x³। अच्छा देखो, ध्यान देना, इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे -4x लिखा हुआ है और यहाँ पे x लिखा हुआ है। मुझे पता है अगर दोनों टर्म सेम है, यानी यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो जुड़ जाते हैं अगर चिन्ह समान है तो, और अगर चिन्ह विपरीत है तो ये घट जाएंगे। तो -4x में एक x ऐड करो, माइनस के 5x, +1 का +1, बराबर a - b का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे a³। अगर आपको प्लस का जानना है तो आप यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, और अगर आपको माइनस का करना है तो फिर यहाँ पे सारे साइन इसके माइनस हो जाते हैं। तो a³ - b³ तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2 × 2 × 2, या लिख लीजिए 2³ और -3a² b और -3ab², ये प्लस में आता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, आगे देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, अच्छा आगे लिखिए इसको, x³ - 5x + 1 बराबर x³ - 2 की घात 3 हो गया 8 -3 दूनी 6x², और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12x। अच्छा, घूम फिर के मुझे एक बात बताओ, यहाँ से x³ से x³ गया, और क्या गया? जो भी गया, यहाँ पे मुझे इन दी एंड ये पता चल रहा है कि यहाँ x² वाला जो टर्म है वो सस्टेन कर गया है, यानी कि वो टिक गया है। तो अगर ये टिक गया है तो मैं कह दूंगा कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस इसी तरीके से देखना है। सॉल्यूशन आप इसका कर लेना, ये जो x वाले हैं इसको एक तरफ कर लेना। चलिए कर लेते हैं।
कोई इसमें इतना बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर ही रख लेते हैं 6x² और प्लस के 12। ऐसे काम कर लेना, ये -5x उधर पहुंचेगा, डायरेक्ट 17x कर लेते हैं, ठीक है। और इधर प्लस x, इसे +1 है, उधर पहुंचेगा -1, तो इधर -9 कर लेते हैं, बराबर इधर 0 कर लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसमें x की घात 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हम पहचान करेंगे कि एक समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना कुछ कंडीशन दी हुई है और इन कंडीशन को ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में उनको परिवर्तित करना है। ऐसा हो पा रहा है या ऐसा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इतना बताना है। मतलब एक आपको क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन को आपको द्विघात समीकरण में बनाना है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो आपको बना देनी है वो द्विघात समीकरण, उसको सॉल्व नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे। तो इक्वेशन की फॉर्म हमें लगानी है कि इक्वेशन बनेगी तो कैसी बनेगी। तो ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का पहला पार्ट। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन हिंदी में भी है और क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, दोनों में जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्लॉट है जो कि आयताकार है, एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है। उस प्लॉट का एरिया दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर, और आपने कंडीशन लिखी हुई है कि इस प्लॉट की जो लंबाई है यानी इस प्लॉट की जो लेंथ है वो इसकी चौड़ाई अर्थात ब्रेथ की 2 गुने से 1 अधिक है। अर्थात अगर मैं कह दूं आपसे, अब जरा इसका सॉल्यूशन देखिए जरा। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि माना प्लॉट की चौड़ाई, अगर मैं आपसे कहूं कि प्लॉट की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो आप लंबाई क्या कह देंगे? लंबाई x का 2 गुना अर्थात 2x + 1, इसके 2 गुने में 1 जोड़ दोगे तो आपको लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि सूत्र क्या होता है भाई क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 5 to 8 बराबर लंबाई की जगह 2x + 1 और चौड़ाई की जगह x। चौड़ाई x थी ना, लंबाई 2x + 1 थी, इसकी मल्टीप्लाई करो 2x² + x और इधर आ गया 5 to 8। इसको अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं 2x² + x - 5 to 8 बराबर 0, मानक समीकरण के रूप में लिख दिया। तो इसमें मुझे दिखाई दिया कि एक वेरिएबल है जो कि x है और इसकी पावर कितनी है? 2। तो मैं कह दूंगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आएगी इस कंडीशन के लिए 2x² + x - 528 बराबर 0। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल 306 है। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर का क्या मतलब है? कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब है एक के बाद दूसरा। जैसे 1 के बाद 2, तो 1 में 1 ऐड करोगे 2 आएगा, 2 के बाद 3, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आएगा, 3 के बाद 4, 3 में 1 ऐड करोगे 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मान लिया पहला जो पूर्णांक है वो x है, दूसरा पूर्णांक जो है वो x + 1 है। अच्छा, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गुणनफल दिया हुआ है बराबर कितना? 306। तो दोनों को गुणा कर लो, x की गुणा कर लेते हैं x + 1 में, क्या मिलना चाहिए? 306। तो इसकी x की गुणा पहले x में करेंगे x², फिर इस x की इस 1 में करेंगे तो +x बराबर 306। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं x² + x - 306 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ रहे हो ना? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। ax² + bx + c बराबर 0। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे x की घात 2 दिखाई दिया, तो मैं कह दूंगा कि ये एक द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का जो रूप है या जो कंडीशन है कैसे लिखी गई है, तो इसके लिए द्विघात समीकरण हो जाएगी x² - x - 306 बराबर 0। क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान से सुनना, तो छोटा कौन है? रोहन। अब देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि मैंने तीसरे चैप्टर में भी आपको करना सिखाया था वो आफ्ताब वाले, इसमें हम क्या करते हैं, जो छोटा होता है उसकी आयु को मानते हैं। तो यहाँ छोटा रोहन है, तो माना रोहन की आयु मान लेते हैं। तो मान लिया रोहन की जो एज है ना वो x वर्ष है, तो माना रोहन की आयु x वर्ष है, ठीक है। अब उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो अगर मुझे रोहन की मम्मी की आयु चाहिए ना, तो माना रोहन की मम्मी की एज या मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? वो रोहन से 26 साल बड़े हैं, तो रोहन की एज में 26 ऐड कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो रोहन की अगर x मानी है तो रोहन की मम्मी हो गई x + 26। इसलिए मैंने कहा ना, जो छोटा होगा उसकी आयु x मान लो,
जो बड़ा होगा अगर उसकी ऐड करके देनी है तो प्लस कर देंगे, गुणा पर दे रखा है कितने दुगुना है 3 गुनी है, 3 गुणा की कर देंगे, 4 की गुणा कर देंगे, जितना भी दे रखा होगा ना, समझ रहे हो। अब उसके बाद उसने कहा है कि 3 वर्ष के बाद आयु का गुणनफल 360 है। ये क्या बात है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप आज की डेट में 15 साल के हैं तो आज से 3 साल बाद कितने साल के होंगे, जवाब दीजिए। 18 के। अगर आप आज 12 के हैं तो आज से 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 15 के। क्या किया आपने, आपकी जो आज की एज है उसमें आपने 3 साल बाद के लिए 3 ऐड कर दिया। अगर मैं कहूँ आपकी आज एज 12 है तो आपके 6 साल बाद कितने हो जाओगी, तो 12 6 18। मैं जितने साल बाद पूछ रहा हूँ आप उसमें उतना ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे कितने साल बाद पूछ रहा है, 3 साल बाद। तो मुझे आप एक बात बताओ, 3 वर्ष बाद रोहन कितने आयु का हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, आज अगर रोहन x का है 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 3 + x का। 3 साल बाद अब मम्मी की आयु भी तो बढ़ रही होगी ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद मम्मी की एज भी तो कितनी होगी, आज जितनी है यानी x + 26, इसमें 3 और ऐड हो गया होगा। फाइनली मैं कह दूंगा कि आज जितनी है रोहन की मम्मी 3 साल बाद x + 29 साल की हो गई होंगी। भाई रोहन की एज हमें पता नहीं है ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 3 साल के बाद अगर उनकी एज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, तो वो 360 मिलेगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन कितने आयु का हो गया, x + 3 का, और उसकी मम्मी कितनी आयु की हो गई, x + 29 की। इन दोनों की अगर मैं गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 360। तो करो गुणा, x की जब इस x में गुणा करेंगे x², इस x की इस 29 में करेंगे तो 29x, 3 की x में करेंगे तो 3x, और 3 की 29 में करेंगे तो कर लीजिएगा 3 की गुणा, 9 को 9 18, 9 से 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87 बराबर 360। अच्छा x² + 29x प्लस के 3x प्लस के जोड़ के लिख दीजिए 32x, और प्लस ये जो 87 लिखा हुआ है इसको ऐसे करके लिख लेते हैं -360 बराबर 0। 360 को इधर ले आए मानक रूप बनाने के लिए, तो x² + 32x। अच्छा 360 में से 87 गया, जो 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया 5 5 5 में जाएगा नहीं तो 15 हो गया, तो 5 6 7, तो ये आ जाएगा 273 बराबर 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण आ गई। इसको हमने कंपेयर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0 से, ठीक है। इसकी हमने तुलना कर दी है इससे लगभग, है ना। तो हमें क्या द्विघात समीकरण मिली तीसरी कंडीशन के लिए, x² + 32x - 273 बराबर 0। तो देखिए 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की जो दूरी है वो समान चाल से तय कर रही है। हमें नहीं पता चाल कितनी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर दें तो वो जितना समय में तय कर रही थी ना 480 किलोमीटर की दूरी, उसमें 3 घंटे अधिक लेती है। तो ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, उसकी चाल हमें पता करनी है तो हम वही मान लेते हैं। तो माना चाल बराबर कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं ना कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा पहली कंडीशन को ध्यान से पढ़ो। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, अर्थात आपको दूरी दे रखी है कितनी, 480 किलोमीटर की। और लास्ट लाइन में क्या कर रहा है, अगर चाल घटा देंगे तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 घंटे। तो समय ही निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x। समीकरण नंबर, समीकरण छोड़ो, पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। पहली स्थिति में जब वो गाड़ी 480 कंटिन्यू चाल से चल रही है, स्पीड जो है 480 की जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यू स्पीड से चल रही है, तो समय कितना ले रही है 480 बटे x। इसको मैं t1 मान सकता हूँ, क्या है t1 बोल दूं, t1, ठीक है। अच्छा दूसरी स्थिति में समय, दूसरी स्थिति में लगा समय t2, इसको भी क्या बोलूंगा, दूरी बटे चाल। दूरी तो उतनी ही है 480, चाल कितना कम हो गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x - 8, ठीक है। ये t2 आ गया। उसने क्या कहा है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाएगी तो समय कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। अर्थात अगर मैं दूसरे वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करे जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दूसरा समय है, अगर चाल घट गई तो पहले समय से कितना अधिक लगा, 3 घंटे अधिक लगा। कितना अधिक लगा, 3 घंटे अधिक लगा। या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि दोनों टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन उठा करके
मान रख करके सॉल्व कर दीजिए। T2 की वैल्यू 480 बटा x माइनस 8, और अगर यहाँ से बात करें तो ऐसी को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस T1 की वैल्यू 480 बटा x बराबर 3। एलसीएम लीजिए, इस x की इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 480x माइनस 480x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो 8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 8 8 64 का 4, हाथ से लगेगा 6, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38, है ना, और माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका है, ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब जहाँ इसके जो बटे में आया होगा ना बच्चे, वो क्या आया होगा, इनके मल्टीप्लाई में x इंटू एक्स माइनस 8, वो बराबर में कहाँ जाएगा 3 के। बाकी सॉल्यूशन इधर देखो। अच्छा, ये 480x में से 480x कट गया, क्या बचा 3840 बराबर, ये जो इधर डिवाइड में उधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में 3 इंटू एक्स माइनस 8। अच्छा, इधर से सॉल्व कर लीजिए, 3x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर से आ गया 3840। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई करके, और मैं उधर वाले को इधर लिख लेता हूँ, तो 3x स्क्वायर और माइनस 8 8 दूनी 16, 8 या 24x, और इसको मैं बराबर में इधर लिख देता हूँ, तो बराबर आ गया 3840। ठीक है, मैंने ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला उधर लिख दिया, एंड फाइनली मेरे को मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लिया मैंने, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं भाई। 4.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा, किसे कहते हैं द्विघात समीकरण, आप पहचान करने भी सीख गए होंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कि आस पड़ोस में हमारे रहते हैं, जानते हैं, जिनको देखो क्या है ना कि अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बट किसी नीड की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य जो है, या कह लीजिए मकसद जो है, वो सफल हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर और किसी ऐसे से शेयर कीजिए जो वीडियो को एक्चुअली में देख करके थोड़ा सीख ले। ठीक है, ऐसे किसी भी ग्रुप में मत भेजिएगा जो मतलब टेम्परेरी ग्रुप हो, या ऐसे को मत भेजिए जिसका आपको इससे कुछ रिलेशन ही नहीं है। तो जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करो, चाहे व्यूज़ 10 आए या 20 आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।